हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नंदिनी। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से करंट अफेयर की सीरीज में। आज मैं फिर आपके लिए कुछ नए नए करंट अफेयर्स लाई हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली जो न्यूज़ है उसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि हो सकता है ये इंपॉर्टेंट हो एग्जाम के लिए। ठीक है, तो पहली जो न्यूज़ है वो डिजिटल अरेस्ट से संबंधित है। व्हाट इज डिजिटल अरेस्ट, है ना। अभी ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट और माइक्रोसॉफ्ट ने एक समझौता किया है, कोलैबोरेटिव एक समझौता किया है, जिसके तहत मतलब जिसके अनुसार क्या किया जाएगा, जो 1000 स्काइप आईडी हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा। अब ये ब्लॉक क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इनका उपयोग किस में किया जा रहा है? ब्लैकमेलिंग, एक्सटोर्शन, है ना, इन सब में किया जा रहा है। अब हम जानते हैं कि ये डिजिटल अरेस्ट होता क्या है। ठीक है, अब ये ही इस डिजिटल अरेस्ट को रोकने के लिए ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो माइक्रोसॉफ्ट है उससे समझौता किया है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि डिजिटल अरेस्ट होता क्या है। इट इज अ न्यू एंड इनोवेटिव टैक्टिक एम्प्लॉयड बाय criminals to defraud gullible victims and extort money। ठीक है, तो जो डिजिटल गिरफ्तारी है, डिजिटल गिरफ्तारी क्या होती है कि जो साइबर अपराधी होते हैं, मतलब जो साइबर क्रिमिनल होते हैं, हैकर्स होते हैं, वो किसी भी व्यक्ति के मतलब किसी भी व्यक्ति को एक कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, उनको ऑनलाइन धमकाते हैं और बोलते हैं कि उन्होंने कुछ मतलब क्राइम अटेम्प्ट किया है, उनके द्वारा कोई क्राइम किया गया और उसके लिए उनको डिजिटली अरेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, और इसके लिए वो बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, जिसमें स्काइप आईडी भी एक मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है स्काइप आईडी। ठीक है, इसको ही ब्लॉक करने के लिए गवर्नमेंट ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। ठीक है, ये क्या होता है, जो अपराधी होते हैं, जो क्रिमिनल होते हैं, जो जिसके साथ भी ये डिजिटल अरेस्ट वाला फ्रॉड करते हैं, उसको ये विश्वास दिला देते हैं ना। इनके काम करने का क्या पैटर्न रहता है, मॉडस ऑफ मॉडस ऑफ ऑपरेंड क्या होता है कि ये है ना, एक जैसे सीनियर बन के पुलिस ऑफिसर या फिर सीबीआई का ऐसे पुलिस ऑफिसर बन के, सीनियर बन के तो कॉल करते हैं और विक्टिम को बोलते हैं कि आप डिजिटली अरेस्ट हैं बिकॉज आपने ये क्राइम किया है, और अगर आप पैसे नहीं देंगे, है ना, फिर ऑनलाइन इनको अरेस्ट करने के बाद पैसे भी मांगे जाते हैं विक्टिम से, है ना। अगर आप पैसे नहीं देंगे तो आपको मतलब आपको घर में मतलब आपको सजा हो जाएगी, है ना। आपको और ऑनलाइन अरेस्ट के मतलब जब ये डिजिटल अरेस्ट करते हैं तो बोल देते हैं कि आप कहीं बाहर नहीं जा सकते, अपने घर में ही आप बंद रहिए। और स्काइप आईडी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रहती है, डिवाइस मतलब वो जो ऐप रहती है, उसके वीडियो कॉल के लिए और उसके सामने आप हमेशा प्रेजेंट रहिए। ठीक है, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, पैसे नहीं देते हैं, तो आपकी जो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ये सब इनको धमकाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा धमकी दी जाती है। फिर वो जो विक्टिम होता है ये विश्वास हो जाता है कि हाँ, उसको डिजिटली अरेस्ट किया गया है और वो पैसे दे देता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, डिजिटल अरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, कुछ मामलों में पीड़ित डिजिटल रूप से गिरफ्तार किए जाते हैं और उनकी मांगे पूरी होने तक अपराधी स्काइप या अन्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म पे दिखाई देने के लिए मजबूर करते हैं। मतलब कि आपको जो वीडियो कॉन्फ्रेंस में रहना ही पड़ेगा, उसके लिए उनको मजबूर किया जाता है। साइबर जालसाज पीड़ित को यह विश्वास दिलाकर धोखा देते हैं और उसे डिजिटल गिरफ्तार के तहत रखा जाता है, और यदि घोटालेबाजों को बड़ी रकम का भुगतान नहीं करता है तो उन पर मुकदमा चला जाएगा। मतलब अगर वो मतलब पैसा नहीं देंगे, है ना, अगर उनको डिजिटली अरेस्ट किया है और अगर उनको वो पैसे नहीं सेंड करेंगे, ऑनलाइन पैसे नहीं सेंड करेंगे, तो उन पे क्या चला जाएगा, केस चलाया जाएगा, क्योंकि अभी क्या है, डिजिटल अरेस्ट किया जाए। ऐसी सारी धमकियां उनको दी जाती है। ठीक है, ये इनके काम करने का ढंग रहता है। ठीक है, अब इससे हम कैसे बच सकते हैं, है ना, प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? तो प्रिवेंशन कर सकते हैं कि हम अपने जो पासवर्ड है, यूजर आईडी, पासवर्ड, इनको मतलब डेली अपडेट करते रहे। ठीक है, ऐसे अपडेट करते रहे, और आईडी जो हमारे यूजर आईडी पासवर्ड है, इनको डेली अपडेट करते रहे। तो इस डिजिटल अरेस्ट से हम इस फ्रॉड से, डिजिटल अरेस्ट नाम के फ्रॉड से हम कैसे बच सकते हैं? क्या करना होगा, हमें पहले साइबर हाइजीन मेंटेन करना होगा, है ना, डिजिटल स्वच्छता जिसे कहते हैं, साइबर सिक्योरिटी, उसको मेंटेन करना होगा। डे बाय डे अपने पासवर्ड और जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं उनको अपडेट करते रहें। ठीक है, क्योंकि आपका पासवर्ड ज़्यादा पुराना हो जाता है तो हो सकता है कि कोई जो हैकर है वो आप पर नज़र रख रहा हो और उस पासवर्ड का वो यूज़ कर सके, है ना। और मतलब टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मतलब 2 बार
जैसे पासवर्ड डालते हैं ना, उसको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मतलब वो 2 बार आपको वेरीफाई कर रहा है कि सच में आप वही यूजर हैं, वही आईडी पासवर्ड के यूजर हैं जो आपको एक्सेस कर रहा है, उस पासवर्ड और आईडी को एक्सेस कर रहा है, उसको 2 वे फैक्टर कहते हैं। ऐसे हम उससे बच सकते हैं, है ना। फिशिंग अटेम्प्ट मतलब कि जो अननोन लिंक्स होती हैं, है ना, अननोन लिंक्स होती हैं, सोर्स होते हैं, उन पर क्लिक ना करें। जो अटैचमेंट आती हैं मेल्स पर, मैसेजेस पर, उन पर क्लिक ना करें, है ना। इससे हम बच सकते हैं। और सिक्योर डिवाइस यूज करें, है ना, उसमें एंटीवायरस हो, एंटीवायरस या एंटी मालवेयर, इन सब सॉल्यूशन को हम अपने सिस्टम में यूज करें, ठीक है। तो साइबर स्वच्छता फिशिंग प्रयास को, मतलब अगर कोई फिशिंग प्रयास कर रहा है तो उसको रोके और सुरक्षित डिवाइस यूज करें, ठीक है। उसके बाद जो वीपीएन हम यूज कर सकते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, है ना। इसका फुल फॉर्म बहुत बार छोटे मोटे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इसका नाम याद रख सकते हैं, इसका फुल फॉर्म याद रख सकते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, है ना। इसमें क्या होता है, इंक्रिप्शन का उपयोग किया जाता है। मतलब अगर आपने कोई मैसेज भेजा है ना, आप किसी को कोई मैसेज भेज रहे हैं, उसको एक कोड में कन्वर्ट करते हैं। मान लीजिए आप किसी को थैंक यू भेज रहे हैं, तो उसको आप किसी और कोड में कन्वर्ट कर देते हैं। मान लीजिए थैंक यू है, ठीक है, मैंने ये थैंक यू लिखा और मैं चाहती हूँ कि ये कोई देखे ना, तो मैं इसको ऐसे नंबर दे दूँ या फिर, है ना, कुछ हैश वैश ऐसे साइन दे दूँ, स्टार दे दूँ, ऐसे करके मैंने इसको कोड में कन्वर्ट कर दिया, है ना। और फिर इसको मैं सेंड कर दूँ, और वहां पर एक डिक्रिप्टर लगा रहता है जो उसको फिर से इस मैसेज में कन्वर्ट करता है। इसको ही हम इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका भी यूज करते हैं। अगर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का अगर हम यूज करेंगे तो हमारा मैसेज क्या होगा, कोड हो जाएगा और कोई भी उसे पढ़ नहीं पाएगा। और जो हम मैसेजेस वगैरह में अगर हमारा पासवर्ड भेजते हैं तो उसको भी हमें बहुत सावधानी से भेजना चाहिए। हर किसी को नहीं भेज देना चाहिए, ओटीपी पासवर्ड इन सब का, है ना, इन सबको हर किसी को नहीं भेजना चाहिए, संभाल कर यूज करना चाहिए। और जो वीपीएन हम यूज करते हैं, है ना, वीपीएन अगर किसी का ले रहे हैं, कोई वीपीएन प्राइवेट वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यूज कर रहे हैं, तो उसको भी ऑथेंटिकेट जो मतलब प्रदाता होते हैं, जो प्रोवाइडर होते हैं, उनसे ही लेना चाहिए, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम, सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल यूज कर सकते हैं। मतलब ऐसा चैनल जिसमें हमारा मैसेज कोई पढ़ ना सके, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी और के पास लीक ना हो, ठीक है। और सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल यूज करके या टेक्निक यूज करके इनक्रिप्शन, जैसे मैं आपको बताया है कि अपने जो मैसेज है उसको, मैसेज या जो भी हमारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रहती है उसको मतलब हम कोड में कन्वर्ट कर दें और फिर शेयर करें। पासवर्ड वगैरह जो भी इन्फॉर्मेशन उनको बहुत केयरफुली शेयर करनी चाहिए ना, पब्लिक जो प्लेटफॉर्म है वहां पर शेयर नहीं करनी चाहिए। और क्या है कि इसके प्रति हमारे बीच, मतलब लोगों के प्रति जितनी भी जो डिजिटल अरेस्ट हो रही है इसके बारे में जानकारी होगी, तो लोगों को अगर ऐसा कोई कॉल आता है या ऐसा कोई अटैम्प्ट उनके साथ करता है, तो वो इसके लिए पहले से ही क्या होंगे, जागरूक होंगे। तो इन जो जाली रहते, इनके जो जालसाज रहते हैं, उनका जो भ्रमित इन्फॉर्मेशन उनको दी जाती है, उसमें फंस नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अब हमें ज्यादा जरूरी क्या है, हम अवेयर रहें, सतर्क रहें, ठीक है। तो ये था डिजिटल अरेस्ट। आप, आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे संबंधित एक क्वेश्चन है, व्हाट इज फिशिंग। आपने अगर मेरी बातें अच्छे से सुनी होंगी तो आपको पता चलेगा कि फिशिंग क्या होती है ना। फिशिंग क्या होती है कि जैसे हम मेल वगैरह ओपन करते हैं, आपने देखा होगा मेल में बहुत सारी अननोन साइट्स होती हैं, अननोन लिंक्स होती हैं। वो हमको जो हैकर्स होते हैं वो भेजते हैं। वो क्यों भेजते हैं, हमारा यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड, इन सब नंबर या बैंक अकाउंट डिटेल्स, इनको जानने के लिए। अगर हम ऐसा करते हैं या जो भी अगर मेल के द्वारा या मैसेज के द्वारा या व्हाट्सएप पे किसी भी सोर्स से हमारे पास कोई अननोन लिंक आती है, अटैचमेंट आती है और हम उसको ओपन करते हैं, ठीक है, तो हमारी बहुत सारी जो हमारी इंफॉर्मेशन रहती है वो हैकर्स के पास चली जाती है ना। और ये क्यों किया जाता है कि वो हमारी इंफॉर्मेशन, जो हमारा डेटा है, उसको चुरा सके, है ना। हमारे डेटा को चुराना ही वो क्या कहलाता है, फिशिंग कहलाता है। कैसे चुराना, हमें पता भी नहीं चलता और लिंक पे हम क्लिक कर देते हैं, हमारी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उस हैकर के पास चली जाती है, ठीक है। तो इसी इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, फिशिंग कहते हैं। हैकर्स यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, हमारे डेटा को चुरा लेते हैं। फिर जो अन्य चीज कंपनियां रहती हैं वो डेटा खरीदती है, बहुत सारी चीजों में डेटा का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इस फिशिंग को अटेम्प्ट किया जाता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ये था डिजिटल अरेस्ट। नेक्स्ट, अब जैसे मुझे लगता है कि अगर कोई
न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको उसको डिटेल में बता दूंगी, और अगर ऐसा है कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है तो मैं आपको एक क्वेश्चन करके समझाकर और जल्दी से निकल जाऊंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो न्यूज़ है, हु हैज़ रिसेंटली बिकम द थर्ड कंट्री हु लैंड ऑन मार्स, टू लैंड ऑन मार्स, हु हैज़ रिसेंटली बिकम द थर्ड कंट्री टू लैंड ऑन मार्स। मार्स पर पहुंचने वाली, मगर अभी पहुंची नहीं है, अगर पहुंच जाएगी तो वो थर्ड कंट्री कौन सी होगी, है ना। हाल ही में मंगल ग्रह पर उतरने वाली तीसरा देश कौन बन जाएगा, यहाँ पे आप वो कर सकते हैं, बन जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है भारत, सेकंड है यूएसए, चीन या पाकिस्तान, इनमें से कौन सी थर्ड कंट्री बन सकती है। आंसर दीजिए, आप कमेंट पे आंसर दीजिए। आई होप आपने पढ़ा होगा, या भी रिसेंटली इसरो ने इसको अनाउंस किया है। आंसर दीजिए आप। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत, है ना। भारत के द्वारा जो नेशनल टेक्नोलॉजी डे था उस पे एक अनाउंसमेंट की गई है, किसके द्वारा की गई है, इसरो के द्वारा, है ना। इसरो के द्वारा एक अनाउंसमेंट की गई है कि वो जल्द ही मंगलयान 2 के तहत एक रोवर को और एक हेलीकॉप्टर को मार्स की जो धरती है उस पर उतारेगा, है ना। इससे पहले जो मंगलयान था, मतलब मंगलयान 2 के पर जो मिशन किया गया था उसमें केवल सैटेलाइट है वो मार्स की कक्षा में गया था, वो के मार्स की कक्षा में गया था। मार्स की धरती पर अभी तक भारत का कोई भी रोवर उतरा नहीं है, ठीक है। तो ये पहला रोवर होगा मंगलयान के तहत जो मार्स की धरती पर लैंड करेगा, ठीक है। इसके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई है इसरो के द्वारा। और मंगल मिशन जो आया था वो 2000 मतलब वन जो आया था वो 2013 में आया था। इसके तहत जो इंडिया था वो फर्स्ट एशियन कंट्री थी जो पहले अटेम्प्ट में मार्स के कक्षा में जाने वाली पहली कंट्री थी, है ना। भारत 2013 में मंगलयान मिशन के साथ अपने पहले प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला पहला एशियाई राष्ट्र बन चुका है। इससे पहले चीन और मतलब धरती पर चीन और यूएसए जा चुके हैं, परंतु कक्षा में कोई भी जो एशियन कंट्री थी वो पहले प्रयास में मार्स की जो कक्षा है, मार्स का जो ऑर्बिट है उसमें नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन भारत 2013 में मार्स के ऑर्बिट में अपने पहले ही अटेम्प्ट में मार्स के कक्षा में पहुंच गया था, ठीक है। नेक्स्ट जो न्यूज है वो है इंडिया यूएई कंक्लूड मीटिंग ऑन इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, है ना। एक मीटिंग हुई है, किसके लिए हुई है, जो इकोनॉमिकल जो आर्थिक गलियारा है उसके संबंध में भारत और संयुक्त राज्य अमीरात इनके बीच एक मीटिंग हुई है। क्यों हुई है, इस गलियारे को डेवलप करने के लिए, जो कॉरिडोर है जिससे शिप जाती हैं, व्यापारिक शिप जाती हैं, है ना, हम बहुत सारे माल वाहन जो शिप रहती है वो जाती है, उसको डेवलप करने के लिए एक मीटिंग की गई थी। संबंध में जो भी उद्देश्य है ना, अंतर सरकारी फ्रेमवर्क समझौते के तहत आयोजित बैठक का उद्देश्य गलियारे के विकास और संचालन के लिए सहयोग को बढ़ाना है। नेक्स्ट जो न्यूज है वो भारत के आर्थिक विकास, इंडियन इकोनॉमिकल ग्रोथ से संबंधित है। जो यूएन है इन्होंने पहले जो ग्रोथ का मतलब अनुमान लगाया था उसको फिर से संशोधित किया है, रिवाइज किया है, ठीक है। मई 2024 में इन्होंने नया एक ग्रोथ का अनुमान लगाया है जो है 6.9। 2024 में भारत की विकास दर कितनी रहेगी, 6.9% इन 2024 रहेगी, ठीक है। इससे पहले जो जनवरी में लगाया गया था यूएन के द्वारा, जो जनवरी में अनुमान लगाया गया था वो 6.2 था। अब कितना अनुमान लगाया गया है, इसको उन्होंने फिर से संशोधित करके 6.9 कर दिया है, और 2025 के लिए इन्होंने बता दिया है कि 2025 के लिए 6.6% इकोनॉमिकल ग्रोथ रह सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं। ऑप्शन ए राजेश वर्मा, ऑप्शन बी अतुल कुमार तिवारी, ऑप्शन सी कपिल सिब्बल या ऑप्शन डी सुनील कुमार गुप्ता। इनमें से कौन सुप्रीम कोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कपिल सिब्बल becomes the president of Supreme Court Bar Association. Next news है, when was International Museum Day 2024 observed? अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया। अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया, 2024 का। ऑप्शन ए 15 मई, ऑप्शन बी 16 मई, ऑप्शन सी 18 मई, ऑप्शन डी
13 मई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 18 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, इंटरनेशनल म्यूजियम डे। ठीक है, और इसकी थीम क्या थी? म्यूजियम फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च इसकी थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालती जोशी पास्ड अवे रिसेंटली, हु वाज शी? मालती जोशी का हाल ही में निधन हो गया है, वह कौन थी? ऑप्शन ए राजनीतिज्ञ, ऑप्शन बी पत्रकार, ऑप्शन सी लेखक या ऑप्शन डी कवि। आंसर दीजिए कमेंट में, ए बी सी क्या आंसर है इसका? चलिए जानते इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ये लेखिका थी, ये है मालती जोशी। ठीक है, वेटरन वेटरन ऑथर मालती जोशी पास्ड अवे एट 19, मतलब 90 साल की उम्र में इनका भी रिसेंटली निधन हुआ है। इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट डिस्कवर अन इको फ्रेंडली सॉल्यूशन फॉर ट्रीटिंग मूडी रिवर वाटर? किस इंस्टीट्यूट ने जो पानी का ट्रीटमेंट करते हैं, उपचार करते हैं, उसकी गंदगी को निकालते हैं, उस है ना, उस बहुत सारी ऐसी मेथड है जिससे पानी को साफ किया जाता है, बट इको फ्रेंडली सॉल्यूशन निकाला है ना। ऑप्शन ए इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भोपाल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी विशाखापट्टनम, या ऑप्शन सी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड बेंगलुरु, या ऑप्शन डी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी विशाखापट्टनम। The Indian Institute of Petroleum and Energy in Visakhapatnam is collaboration with other research institution has recently discovered an eco-friendly solution for treating Moody River water. मतलब कि इको फ्रेंडली, मतलब कि अगर हम उस वे से, उस मेथड से अगर पानी को साफ करते हैं तो उसके लिए पर्यावरण को कोई खतरा नहीं होगा उससे, है ना। पर्यावरण के अनुकूल है वो समाधान, जो भी सोल्यूशन है वो पर्यावरण के अनुकूल है। और उसका नाम क्या है? झिल्ली की सतह से संशोधन, सरफेस मॉडिफिकेशन टेक्निक फॉर मेम्ब्रेन, सरफेस मॉडिफिकेशन टेक्निक ऑफ मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली who won the gold medal in men's javelin throw at the 27th Federation Cup Senior National Competition in भुवनेश्वर? हाल ही में भुवनेश्वर में 27वें फेडरेशन कप सीनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी किशोर जैना, ऑप्शन सी विकास यादव, या ऑप्शन डी मनजिंदर सिंह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने 15 मई को भुवनेश्वर में 27वें फेडरेशन कप में 3 साल में पहली घरेलू प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली अनवाइल्ड द वर्ल्ड फर्स्ट 6G डिवाइस? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी रसिया, या ऑप्शन डी इंडिया। किस देश ने हाल ही में दुनिया के पहले 6G डिवाइस का अनावरण किया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस, या ऑप्शन डी भारत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जापान। जापान पहली कंट्री है जिसने 6G डिवाइस लॉन्च किया है। A Japan consortium unveiled the world's first high-speed 6G prototype gadget. A Japan consortium unveiled the world's first high-speed 6G prototype gadget
गैजेट, और ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? ये डेवलप्ड बाय डोकोमो, एनटीटी, एनईसी एंड फुजित्सु, इनके द्वारा ये डेवलप किया गया है। इसने लॉन्च किया है? जापान कंसोर्टियम ने 6G प्रोटोटाइप गैजेट का अनावरण किया है, जो 5G होता है उससे 20 गुना आगे है ना, मतलब उससे 20 गुना अधिक स्पीड है इसकी 6G की। नेक्स्ट, रिसेंटली विच 2 countries have signed an agreement to jointly develop interceptors for hypersonic missiles? Option A, United States and Japan. Option B, China and Russia. Option C, India and Japan. या ऑप्शन डी, रशिया एंड इंडिया। हाल ही में किन देशों ने हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए संयुक्त रूप से इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान। ऑप्शन बी, चीन और रूस। ऑप्शन सी, भारत और जापान। या ऑप्शन डी, रूस और भारत। किसने समझौता किया है हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए एक इंटरसेप्टर डेवलप करने के लिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यूएसए और जापान ने जो समझौता हुआ है, किस किस के मध्य हुआ है? यूनाइटेड स्टेट और जापान के मध्य। और ये 2030 तक ये इंटरसेप्टर, इन्होंने लक्ष्य रखा है कि ये 2030 तक हाइपरसोनिक जो मिसाइल के जो इंटरसेप्टर हैं वो डेवलप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे 2024? है ना, टेलीकम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन सोसाइटी के लिए, है ना, अभी डे मनाया गया है, उसकी थीम क्या थी 2024 में? ऑप्शन ए है डिजिटल टेक्नोलॉजीज फॉर एल्डर पर्सन एंड हेल्दी एजिंग। ऑप्शन बी, डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऑप्शन सी, एक्सेलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम्स। या ऑप्शन डी, कनेक्ट 2030 ICTs फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 2024 का विषय क्या है, उसकी थीम क्या है? वृद्ध व्यक्ति और स्वास्थ्य उम्र बढ़ने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियां, सतत विकास। ऑप्शन बी, सतत विकास के लिए डिजिटल नवाचार। ऑप्शन सी, चुनौतीपूर्ण समय में डिजिटल परिवर्तन में तेजी लाना। या ऑप्शन डी, कनेक्ट 2030 सतत विकास लक्ष्यों के लिए ICT। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सतत विकास के लिए डिजिटल नवाचार, डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका सही आंसर है डिजिटल इनोवेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये कब मनाया गया है? वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे कब मनाया गया है? 17 मई को मनाया गया है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको इससे संबंधित कुछ नोट्स चाहिए, ये नोट्स चाहिए, PDF चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अब आपको ये बायलैंग्वेज नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, दोनों ही हिंदी इंग्लिश में आपको मिल जाएंगे, आप इजीली पढ़कर समझ सकते हैं। और ऐसे ही नई नई वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।